कैसे हो आप लोग? मैं अनिल और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन होने वाली है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उनका आपस में क्या रिलेशन होने वाला है, कितना रिएक्टेंट यूज करेंगे, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कैसे क्या क्या यहाँ पे होने वाला है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स फर्स्ट लॉ of conservation of mass। ये लॉ जो दिया गया, ये दिया गया एंटोनी लेवोसियर के थ्रू। अब इन साइंटिस्ट के नाम को थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री का नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, सो लॉ को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में लॉ आपका है क्या? तो इन्होंने लॉ के बारे में बताया कि मास नॉट बी क्रिएटेड और destroyed during a physical और केमिकल चेंज। मीन्स आप फिजिकली कोई प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं या केमिकली कोई प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें ना तो आप न्यू मास जनरेट कर सकते हो, न ही मास को आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सो इसके लिए हम लोग चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में हम लोगों के पास में क्या है, सिंपल ये कंटेनर है हम लोगों के पास में। इस कंटेनर में हमारा वन सब्सटेंस है कोई भी, एंड सेकेंड कंटेनर लेते हैं, वहां पे आपका एनोदर सब्सटेंस है। अब आपने क्या किया, इन दोनों कंटेनर के सब्सटेंस को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इन्हें दोनों को लेके आए हम लोग कहां पे, फाइनली एक लार्ज कंटेनर में। अब लार्ज कंटेनर में लाके जब आपने इन दोनों को रख दिया तो यहाँ पे सीधी सी बात है, कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस हुआ होगा। ठीक है, अब केमिकल प्रोसेस होने के बाद में इस पर्टिकुलर कंटेनर का मास कितना आएगा? तो देखिए, अगर आपने इस सब्सटेंस का मास यहाँ पे 5 ग्राम यूज किया है, इस सब्सटेंस का मास आपने यहाँ पे 10 ग्राम यूज किया है, तो जो आपका सब्सटेंस फॉर्म होगा, मीन जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो फॉर्म होगा जितना के मास आपने रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए यूज किया। कितना यूज किया आपने? 5 ग्राम एक सब्सटेंस यूज किया, 10 ग्राम दूसरा यूज किया, तो इसका टोटल मास जो बनेगा वो कितना बनेगा आपका? 15 ग्राम। वर्ड क्लियर रखिएगा, 15 ग्राम से कम भी नहीं और 15 ग्राम से ज्यादा भी नहीं। मीन्स 14 ग्राम भी प्रोड्यूस नहीं होगा, 16 ग्राम भी प्रोड्यूस नहीं होगा। कितना प्रोड्यूस होगा? जितना कि आपने यूज किया है। तो वही हमारा लॉ है, मास नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल और फिजिकल चेंज। अभी इसे हम लोग अपने मैथमेटिकली के अकॉर्डिंग सिंपली वे में और दूसरी डेफिनेशन बनाए तो क्या बनाएंगे हम लोग? तो डेफिनेशन बनती है हमारी, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द मास ऑफ product is equal to mass of reactant। क्लियर है? इस लॉ को हम लोग जनरली 9th क्लास में भी पहले हल्का फुल्का स्टडी कर चुके हैं, अभी हम लोगों को इसे डिटेल में स्टडी करना है। तो अब हम लोग करते हैं कि ये जो लॉ हुआ है इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंट है आपका लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। लैंडोल्ट जो है आपके साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था। तो चेक करते हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में किया क्या क्या था। सो एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करें, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक एस टाइप की एक ट्यूब यूज की। चलिए छोटा मोटा डायग्राम बनाते हैं जल्दी से। और इसमें कनेक्ट किया उन्होंने दो
सिलिंड्रिकल कंटेनर को। ठीक है, अब एक कंटेनर में यूज किया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और सेकंड कंटेनर में यूज किया सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl। ठीक है, अब दोनों सब्सटेंस को यहाँ पे रखने के बाद में जो आपके इन दोनों पॉइंटों को क्या कर दिया, सील के थ्रू क्लोज कर दिया। ठीक, बिल्कुल एकदम क्लोज। अब क्लोज करने के बाद में इस कंटेनर का सबसे पहले क्या किया गया, वेट किया गया, वेट कर लिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो वेट होगा बिफोर द रिएक्शन, सो बिफोर द रिएक्शन की हम लोग बात करें, बिफोर रिएक्शन स्टार्ट, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले यहां पर वेट किसका होगा, यहां पे वेट होगा आपका वेट ऑफ AgNO3 प्लस वेट ऑफ NaCl। हाँ, साथ में जो वेट आएगा वो किसका वेट आएगा, वो वेट आएगा आपके एपरेटस का। लेकिन एपरेटस का वेट आपका रिएक्शन होने से पहले भी और रिएक्शन फिनिश होने के बाद भी दोनों टाइम पे सेम रहेगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे ही आपने वेट कर लिया, वेट करने के बाद में इस एपरेटस को आपने क्या किया, सेक किया। सेक क्यों किया, क्योंकि दोनों सब्सटेंस आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद नए सब्सटेंस फॉर्म हुए। तो रिएक्शन चेक करते हैं, रिएक्शन क्या हुई हमारी, यहाँ पे रिएक्शन होती है हमारी AgNO3 प्लस NaCl। रिएक्शन होती है यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप, मींस Na रिप्लेस करेगा सिल्वर को एंड सिल्वर रिप्लेस करेगा Na को, और रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है NaNO3 प्लस AgCl। मींस रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में आपके पास में जो प्रोडक्ट बने वो कौन कौन से बने, NaNO3 और सिल्वर क्लोराइड। अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो वेट आएगा वो वेट किसका आएगा, आफ्टर रिएक्शन कंप्लीट किसका वेट आएगा, वेट आएगा आपका NaNO3 एंड वेट आएगा आपका किसका, AgCl। अब उन्होंने क्या चेक किया साइंटिस्ट ने, कि जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की थी उससे पहले इस पूरे कंटेनर का वेट जो था और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में कंटेनर का जो वेट था वो आपस में इक्वल था। अब रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, रिएक्शन होने के बाद में दोनों टाइम पे कंटेनर का वेट तो सेम रहेगा, मींस एपरेटस का तो वेट चेंज नहीं होगा। अब जो वेट है वो किसका आया, आपका वेट आया स्टार्टिंग में वेट ऑफ ये दोनों रिएक्टेंट एंड वेट ऑफ ये, और दोनों आपस में कैसे आए, दोनों आपस में आए एक दूसरे के इक्वल। क्लियर है, मींस रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले इस कंटेनर का वेट और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इस कंटेनर का वेट कैसा था, सेम था। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एप्लीकेबल होता है हमारी केमिकल रिएक्शंस के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो आपके जो रिसेंट आपके डेवलपमेंट जो हुए, नई थीसिस जो आई है, तो उनके साथ में कैसे कोऑर्डिनेट करता है। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी, E इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर E इज एनर्जी, m इज, चलिए नोट कर देते हैं सबको, E इज एनर्जी, m इज मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हैं हम लोग, एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर। अब चेक करिए, अगर हम लोग यहाँ पे मास की बात करें तो सॉरी यहाँ पे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट जो वो आपकी कैसी मिलेगी, आपको कांस्टेंट मिलने वाली है। तो कुल मिला के हम लोग कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं जो एनर्जी है और मास है वो आपस में कैसा है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। मींस एनर्जी, मास अगर इंक्रीज होगा एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी मास, मींस दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज चेक करते हैं, कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट हमारा एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और वो फॉर्म करते हैं हमारे क्या, प्रोडक्ट। क्लियर है। अब देखिए
ये आप अच्छे से जानते हो कि केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, एनर्जी रिलीज भी होती है। मींस रिएक्शन जो होती है वो आपकी एंडोथर्मिक टाइप भी होती है और रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक टाइप भी होती है। तो जब आपके आइंस्टीन के अकॉर्डिंग मास और एनर्जी आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में रिलेटेड है, देन अगर इन रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है मास में डिफरेंट आना चाहिए। आएगा? नहीं आएगा? आएगा। लेकिन बात क्या हुई, क्लियर करते हैं। चलिए देखिए, अगर किसी सब्सटेंस का मास जनरली हम लोग इतने ग्राम यूज करें तो इतने ग्राम मास जो है वो लगभग आपका 9 × 10⁻⁷ किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जनरली किसी भी रिएक्शन में, नॉर्मली रिएक्शन में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होती, और अगर इतनी होती भी है तो मास में कितने का वेरिएशन आएगा? मास में वेरिएशन आएगा 0.001 ग्राम। मींस दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस। बट कुछ डिफरेंट रिएक्शन लाइक न्यूक्लियर रिएक्शन एंड रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, इन रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है? इन रिएक्शन में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है आपकी बहुत हाई, मींस 10⁻35 किलो जूल तक एनर्जी रिलीज होगी। जब इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, मास भी आपका क्या होगा? बहुत ज्यादा चेंज होगा। सो फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन एंड रेडियोएक्टिव रिएक्शन दिस लॉ थोड़ा सा आपका यहाँ पे मॉडिफाई हो जाता है, और मॉडिफाई होके एक्चुअल में ये लॉ जो बन जाता है वो बनता है आपका लॉ ऑफ conservation of mass and energy। मीन्स फॉर रेडियोएक्टिव रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन इस लॉ में सिर्फ मास नहीं, मास के साथ साथ में क्या यूज होता है? एनर्जी यूज होती है। मीन्स थोड़ा बहुत मास जो है वो आपका एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज हो गया, लेकिन टोटल जो है मास और एनर्जी का रिलेशन आपस में कैसा रहने वाला है? ऑलवेज कांस्टेंट रहने वाला है। सो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल है आपके लिए, when 4.2 gram of NaSCO3 is added to 10 gram of CH3COOH, it is observed that 2.2 gram of CO2 released and rest of substance have weight 12 gram. Prove that these data follow the law of conservation of mass. So first हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इक्वेशन नोट करते हैं कि इक्वेशन एक्चुअल में यहाँ पे हुई कौन सी है। तो सबसे पहला सब्सटेंस हमारे पास NaSCO3। NaSCO3 की रिएक्शन किसके साथ हुई? रिएक्शन हुई आपकी CH3COOH। अब ये आपने 10th में रिएक्शन पढ़ी हुई है कि मेटल बाइकार्बोनेट कभी भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? फर्स्ट फॉर्म करते हैं वो आपका मेटेलिक सॉल्ट मींस Na2CO3। सेकंड कंपाउंड फॉर्म करेंगे क्या? वाटर। एंड थर्ड फॉर्म होता है आपका CO2। सो ये हमारी क्या है? केमिकल इक्वेशन है। फटाफट से सारे सब्सटेंस के मास नोट कर दीजिए जो भी आपको यहाँ पे पता है। तो सबसे पहले हमें मास पता है 4.2 ग्राम। किसके लिए? आपके सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए। एसिटिक एसिड का वेट कितना है हमारे पास? 10 ग्राम है। क्लियर? नेक्स्ट उन्होंने आगे को क्या बोला है कि 2.2 ग्राम CO2 क्या हो जाती है आपकी? रिलीज हो जाती है। तो CO2 का वेट आपका 2.2 ग्राम। फाइनली लास्ट में उन्होंने बोला है कि जो रेस्ट सब्सटेंस है, रेस्ट सब्सटेंस मींस ये दोनों के दोनों मींस जो कंटेनर में बाकी बचा है Na2CO3 एंड H2O, इन दोनों का टोटल वेट कितना है? इन दोनों का टोटल वेट है आपका 12 ग्राम। और आपसे इन्होंने बोला है कि आप प्रूव करिए कि ये जो डेटा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। सो हम लोगों को करना क्या है? मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर इक्वल आता है देन ये डेटा आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं। सो फटाफट से ऐड कर दीजिए दोनों को। कितना वेट है आपका? 4.2 प्लस 10 कितना वेट है आपके पास में? 14.2 ग्राम। ये वेट किसका है? ये वेट है हमारे पास रिएक्टेंट का वेट। सेम प्रोडक्ट का वेट चेक करिए 12 ग्राम इन दोनों के लिए, और CO2 का वेट आपका 2.2 ग्राम। मींस फाइनली आपको कितना मिला? 14.2 ग्राम। सो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मींस
ये डेटा जो है ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, फॉलो करता है। क्लियर? ये था आपका फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।